पोस्टुलेट फोर्थ, देखो पोस्टुलेट फोर्थ के अकॉर्डिंग देखो डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड। ये कर रखा है कि सबने कर रखा है ना, ठीक है ना। देखो इसको समझना, इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो सब जानते हो, ठीक है ना। इस पॉइंट में क्या लिखा है कि डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो जैसे हमने लिया, ध्यान देना, COCl2 ये कैसे ले लिया, COCl2 देखो डाइक्लोरोकार्बोनिल, क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बोनिल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख दो C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। देखो यहाँ का एंगल इसको मैं मान लेता हूँ φ1, यहाँ का एंगल इसको मान लेता हूँ φ2 और यहाँ का एंगल इसको मान लेता हूँ मैं θ। ये हो गया। देखो ध्यान देना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अभी क्या लिखा है हमने, डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो भाई डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ का बॉन्ड एंगल एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ का बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ का घटेगा। समझ में आ रही है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर रिपल्सन थोड़ा कम होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। और ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना, तो φ1 इक्वल φ2 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये होगा φ1 इक्वल φ2 ग्रेटर देन θ। समझ में आ रहा है। तो देखिए इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया होगा, डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। देखो पोस्टुलेट फिफ्थ, तो अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहां पर देखो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबको पता है बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के ज्यादा होते हैं, डबल के कम होते हैं, ट्रिपल के और भी कम होती है। अगर एंगल की बात करनी अपन को, देखो तो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल तो देखो CLCO ये जो एंगल है वो CLCC के कंपैरिजन में ज्यादा है, CL के कंपैरिजन में ज्यादा है। देखो एंगल CLCC, ये समझ में आ गया। ये जो एंगल है कौन सा हो गया, CLCO, ये CLCCL के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, बॉन्ड लेंथ, तो देखो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 2 टाइप की है या नहीं है। देखो CO बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड है, CCL बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है। तो CCL बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखना है आपको, CL बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। देखिए यहाँ से अपने क्वेश्चन भी है, आप प्रॉब्लम शीट निकालो, प्रॉब्लम शीट फर्स्ट, देखो प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर देखो 4, प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में निकालो सभी प्रॉब्लम शीट फर्स्ट को। हाँ प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम शीट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लोराइड। देखो कार्बोनिल फ्लोराइड दे रखा है ना, ध्यान देना, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लोराइड। क्या दिया है, कार्बोनिल फ्लोराइड। यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड, मतलब है डाइक्लोरोकार्बोनिल या फिर कार्बोनिल क्लोराइड बोल सकते हो, कार्बोनिल
क्लोराइड, जबकि यहाँ पर दिया है कार्बोनिल फ्लोराइड, मतलब COF2 हो गया, ठीक है ना। तो देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लोराइड विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, दोनों के रेस्पेक्ट में देखना है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। अब देखो ध्यान देना, एक तो आपको बॉन्ड एंगल देखना है, बॉन्ड लेंथ देखना है। देखो COF2 C डबल बॉन्ड O F, ये होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो बॉन्ड एंगल एक तो दे रखा है आपको, बॉन्ड एंगल यहाँ पर FCF और FCO, देखो FCF FCO ये दे रखा है, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ CFCO, बॉन्ड लेंथ है CFCO। अब नोट करना, अगर बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, बॉन्ड एंगल, तो भाई बॉन्ड एंगल तो कौन सा ज्यादा होगा, FCO, किसके कंपैरिजन में, FCF के कंपैरिजन में। तो देखो ये हो गया FCO, बॉन्ड एंगल FCF से ज्यादा होगा, ये क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो देखो बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, CO या CF, CF वाली ज्यादा होगी। तो यहाँ पर होगी बॉन्ड लेंथ CF, बॉन्ड लेंथ CO से ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, कब आया ये, नेट 2016, जून 2016 में, है ना, जून 2016 नेट में अपने क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एक्चुअली ये क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे उनमें से मान के चलो 75% क्वेश्चन इसी से आएंगे। जैसे मान लो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए, या मान लो आप तो 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो 4 में से 3 क्वेश्चन तो आपके इन 3 पार्ट से ही बैठेंगे। कौन कौन सा, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन उसी का पार्ट हो गया फिर से, और MOT मान का, और बाकी जो एक क्वेश्चन है वो आप अदर पार्ट से मान लेना। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इस पार्ट को क्या काफी स्ट्रॉन्ग करना है। देखो प्रॉब्लम ये कर रखा है सबने, ऊपर वाला कर रखा है ना। देखो इसी शीट के अंदर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी शीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रॉब्लम शीट 4th में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देख इधर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी द प्रिडिक्टेड शेप ऑफ XeF5 माइनस, देखो XeF5 माइनस एंड BrF5 एंड BrF5 रेस्पेक्टिवली। देखो आपसे शेप पूछी है या ज्योमेट्री, पूछा तो शेप है भाई, इसलिए पूछा तो शेप है, लेकिन शेप वाले ऑप्शन में नहीं हो तो ज्योमेट्री वाले पे टिक कर दे। अरे बाकी शेप पूछिए तो शेप आप देखो। सबसे पहले देखो इसमें, देखो जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 और 1 और जोड़ दो 9 में से 5 गए, बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो ये केस हो गया 2 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा, टोटल कितना हो रहा है 7 पर क्या हो गया sp3d3। sp3d3 ज्योमेट्री पूछता तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती, लेकिन शेप पूछा है ना, तो sp3d में 2 लोन पे लगाना है, sp3d3 में एक नीचे और एक ऊपर, पेंटागोनल प्लेनर बचेगा, ये होगा पेंटागोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है, शेप तो यही होगी। ज्योमेट्री पूछता तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती। इसकी बात करें, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 में से 5 की सिग्मा बॉन्ड बनाने में बचे कितने 2 का मतलब 1 लोन पेयर, यहाँ पर 1 तो लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा हो गया ना, 5 सिग्मा, टोटल कितने हो गए 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 में एक लोन पेयर है, तो शेप स्क्वायर पिरामिडल होगी नहीं होगी, शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब आप एक बार ऑप्शन देख लो, देखो पेंटागोनल प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। देख क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सेट का, ये कर रखा है ना सबने, नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना प्रॉब्लम सेट का,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 माइनस आयन ऑन द बेसिस ऑफ VACPR थ्योरी। देखो TeF5 माइनस, द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 माइनस आयन ऑन द बेसिस ऑफ VACPR थ्योरी। देखो इसकी भी क्या निकालनी है, शेप। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, Te ऑक्सीजन फैमिली का है ना। देखो ओल्ड स्टाइल से टीपोलवी ये आ गया है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है ना। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 और जोड़ दो 7 हो गए, 7 में से 5 गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, कितने बचे है ना, 7 में से 5 गए तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा, टोटल हो गया 6 का मतलब sp3d2, sp3d2, sp3d2 में एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बी ऑप्शन आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? देखो एक और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर का क्वेश्चन और देखो, 5th नंबर का क्वेश्चन देखो सभी, द ज्योमेट्री ऑफ Br3 प्लस, ध्यान देना आपको सबसे पहले बात तो क्या पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है, ज्योमेट्री आपको बताने। अब देख किस किस के, एक तो Br3 प्लस है, एंड कौन सा है I5 माइनस I5 प्लस, ये है या नहीं है? देखो Br3 प्लस और I5 प्लस, इसकी क्या पूछी है, ज्योमेट्री। तो भाई ये इसमें सारे सेम एटम दे रखे हैं ना, इसका मतलब एक सेंट्रल है बाकी सराउंडिंग है। जैसे मैंने लिखा था ना I3 माइनस और I2 माइनस, मतलब ऐसा केस है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली ये है Br2 प्लस, ये इसका मतलब ये है I4 प्लस, ये ठीक है ना। अब देखो सीधा सीधा देख लो, तो ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 7 में से एक दिया, कितने बचे 6 में से 2 किस में काम में आएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो बच्चे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब लोन पेयर कितने होंगे 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हो रहा है 4 पर sp3। अभी तो आपसे शेप पूछी है ना, सॉरी ज्योमेट्री पूछी है, ज्योमेट्री डायरेक्ट sp3 से निकल जाएगी, कौन सी होगी टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर हो गया भाई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है? इसकी बात करो, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 1 गया, 6 बचे, 6 का मतलब लोन पेयर कितने हो गए 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। एक मिनट यहाँ पर दोबारा देखना, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 में से एक गया तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में गए, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में गए, इसका मतलब है 4 तो सिग्मा हो गया, अब बचे कितने 2 का मतलब लोन पेयर हो गया 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो रहा है 5 पर कौन सा होगा sp3d। देखो आपको शेप नहीं देखनी, ज्योमेट्री देखनी, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से sp3d पर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए यहाँ पर हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइगोनल एंड टेट्राइडल, ए नहीं होगा, बी देखो टेट्राइडल एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ए टेट्राइडल एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही हो जाएगा बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो देखो VACPR थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ये नोट कर रखा है कि तरह वाला सबने, है ना? लिख लो पहले, इसको लिख लो। हो गया, कर ले सब। हाँ ये कर ले सबने, कोई डाउट है कि किसी को? नहीं है ना? देखो नेक्स्ट केस लेते हैं यहाँ पर पोस्टुलेट फिफ्थ। देखो ये
देखो पोस्टुलेट फिफ्थ क्या है, देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ना, ये लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एक बात समझना है यहां पर, आप देखो यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा हो तो डबल बॉन्ड बॉन्ड एंगल पर, सॉरी डबल बॉन्ड लोन पेयर पर डोमिनेंट होता है। देखो ध्यान देना, अभी हमने एग्जांपल लिखा था यहाँ पर, ठीक है ना, कार्बोनिल क्लोराइड का लिखा था ना, अभी क्वेश्चन भी किया है, उसमें देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा था, नीचे का तो डिक्रीज, भाई ये देखो ना आप, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर CL, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है और ये कम है, तो ये जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ ये किसकी वजह से हुआ, इस डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड भी बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर रहा है, इधर वाले को, है ना, या वाला तो इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर लोन पेयर होता तो वो लोन पेयर भी इस बॉन्ड एंगल को कम करता, ठीक है ना, तो दोनों ही बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं ना। अब आपको ध्यान रखना है, यदि सेंट्रल एटम, सेंट्रल वाला ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा हो तो डबल बॉन्ड लोन पेयर पर डोमिनेंट होता है, मतलब डबल बॉन्ड लोन पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो पोस्टुलेट 5, if electronegativity of central atom, if electronegativity of central atom is more than surrounding atom, is more than surrounding atom, if electronegativity of central atom is more than surrounding atoms, then double bond is dominant our lone pair of electron, समझ में आ रहा है ना? तो if electronegativity of central atom is more than surrounding atom, then double bond is dominant our lone pair of electron। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने केस ले लिया, ध्यान देना, देखो एप या डैश पर फ्लोरीन, वेज पर फ्लोरीन, और यहाँ पर लोन पेयर ये, ठीक है ना। एक केस यहाँ पर लिया एप और या डैश पर फ्लोरीन और वेज पर फ्लोरीन, और यहाँ पर अपन कर देते ऑक्सीजन, ये समझ में आ रहा है? एक केस यहाँ पर और बना देते हैं, देखो एक डैश पर फ्लोरीन, वेज पर फ्लोरीन, और यहाँ पर कर देते हैं ये CHH, ठीक है। 3 केस यहाँ पर हमने बना दिए, 1 2 3। देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये सेंट्रल एटम में सराउंडिंग हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सराउंडिंग के सेंट्रल से ज्यादा है, ऑक्सीजन के सल्फर से ज्यादा है या नहीं, है ना। यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल की सराउंडिंग से ज्यादा है, सल्फर के कार्बन से ज्यादा है या नहीं, है ना। तो देखो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी एटम की नहीं देखनी, किसकी देखनी है, जो डबल बॉन्डेड वाला हो। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सराउंडिंग से ज्यादा है, इसका मतलब इस केस में डबल बॉन्ड लोन पेयर पर डोमिनेंट होगा, मतलब डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज होगा। अब देखो लोन पेयर की पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल है एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, इक्वेटोरियल पर लोन पेयर है। देखो लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल पे तो उसका इफेक्ट आप इक्वेटोरियल पर देखो, बेसिकली एक्सियल पर प्रेजेंट है तो इफेक्ट एक्सियल पर देखो। ये इक्वेटोरियल पे तो इसका इफेक्ट आप इस बॉन्ड एंगल के लिए देखोगे, भाई ये तो एक्सियल है ना, तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल, देखो ये तो एक्सियल वाला हो गया ये, और ये हो गया इक्वेटोरियल वाला। ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे तो इसका इफेक्ट बेसिकली इस बॉन्ड एंगल पर होगा, इस पर नहीं होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरह के केस अपन बना देते हैं। देखो ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, देखो दो तरह के केस बना देते हैं। बॉन्ड एंगल एक तो गया एक्सियल, देखो एफ समझ में आ रहा है। एक बॉन्ड एंगल हो गया इक्वेटोरियल, एफ एस एफ, इनका मतलब समझ में आ गया ना। एक्सियल एफ एस एफ का मतलब ये है, इक्वेटोरियल एफ एस एफ का मतलब ये है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अब देखो इनमें अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा तो लोन पेयर एक्सियल पे तो है ही नहीं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इफेक्ट तो एक्सियल पोजीशन पे भी होगा, क्योंकि ये तो ये है। देखो इधर जैसे सल्फर है, ये फ्लोरीन और ये इधर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा ना, डबल बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन बढ़ेगा, इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल इधर चला जाएगा, मतलब ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, एक्सियल वाला कम हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर का इफेक्ट इतना नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन इक्वेटोरियल है, पोजीशन यहाँ पर भी इक्वेटोरियल है, लेकिन यहाँ पर तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्ज होता है, ऊपर नीचे बनता है प्लेन के, इसलिए उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो देखो अब इसकी अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये बॉन्ड जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, मतलब इससे दूर चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाते हैं, यहाँ पर जो रिपल्सन लगना चाहिए वो कम होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सल्फर की तरफ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होते ये रिपल्सन और बढ़ेगा, यहाँ का रिपल्सन बढ़ता है, बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो एक्सियल की बात करेंगे तो 1 में है, 1 से कम 2 में, 2 से कम किसमें 3 में। तो एक्सियल वाला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। लोन पेयर का इफेक्ट क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि इक्वेटोरियल पे है, इसका इफेक्ट एक्सियल पर इतना नहीं होगा। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये पाई बॉन्ड का इफेक्ट तो देखा है, क्योंकि पाई जो बॉन्ड बनता है वो प्लेन के ऊपर नीचे बनता है, इसलिए इसका इफेक्ट, इसका रिपल्सन यहाँ पर लगेगा, रिपल्सन लगने से ये दोनों फ्लोरीन इधर चले जाएंगे, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इधर शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्सन और बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल और डिक्रीज होगा, मतलब ऑर्डर होगा 1 2 3 एक्सियल के केस में। समझ में आ रहा है। अब हमें देखना है इक्वेटोरियल वाला केस। देखिए इक्वेटोरियल वाले केस में क्या होगा समझना। देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग की ज्यादा है, यहां पर सेंट्रल की ज्यादा है। देखो डबल बॉन्ड भी बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा, लोन पेयर भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। अब ध्यान देना, देखो जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा है तो डबल बॉन्ड लोन पेयर पे डोमिनेंट होता है, मतलब डबल बॉन्ड के कारण होने वाला बॉन्ड एंगल जो डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल वो ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड के कारण लोन पेयर के कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल में ज्यादा कमी होगी यहाँ पर। इसका मतलब है अगर मैं 3 और 1 को कंपेयर करूं तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कम कहां पर होगा, 3 में। रीजन क्या है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से डोमिनेंट हो गया। तो 1 और 3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा यहाँ पर है, कम यहाँ पर है। लेकिन मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में तो देखो सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वह सराउंडिंग की ज्यादा है तो नॉर्मल कैसे लोन पेयर ही डोमिनेंट है, लोन पेयर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये तो बॉन्ड एंगल को ज्यादा डिक्रीज करेगा इसके कंपैरिजन में, मतलब बॉन्ड एंगल दोनों में ज्यादा किसका होगा, सेकंड वाले का होगा, नहीं होगा। तो बॉन्ड एंगल सेकंड का ज्यादा होगा, सेकंड का किससे ज्यादा होगा, फर्स्ट से। अब इन दोनों को कंपेयर करता हो तो यहाँ पर सेंट्रल की ज्यादा है, सेंट्रल की ज्यादा है तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन हो गया, डबल बॉन्ड। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसमें इससे ज्यादा डिक्रीज होगा, इससे इसमें ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब इसका बॉन्ड एंगल और भी कम होगा, ये होगा 213। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको ये। फिर ध्यान देना, एक्सियल वाले केस में लोन पेयर का इफेक्ट चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी पोजीशन इक्वेटोरियल है, एक्सियल पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। इक्वेटोरियल वाले में इफेक्ट चेक किया है तो आप ये कॉन्सेप्ट काम में लोगे सीधा। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा है तो डबल बॉन्ड लोन पेयर पर डोमिनेंट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल की ज्यादा है इसलिए ये डोमिनेंट है लोन पेयर पर,
इसलिए बॉन्ड एंगल इस केस में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, सबसे कम हो गया। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तो सराउंडिंग की ज्यादा है तो डोमिनेंट लोन पेयर ही है। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब 2 का ज्यादा 1 का कम होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो देखिए VSEPR थ्योरी कंप्लीट हो गई। VSEPR थ्योरी में टोटल कितने पोस्टुलेट पड़े होने? 5। पहले में तो क्या है, सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं है, सेफ रेगुलर। सेकंड पोस्टुलेट में सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ गया, जिससे क्या होगा? शेप डिस्टॉर्टेड होगी। थर्ड पोस्टुलेट में हमने बॉन्ड एंगल के बारे में देखा कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार चेंज होता है। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा, यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा है तो डबल बॉन्ड लोन पेयर पर डोमिनेंट होगा। ये VSEPR थ्योरी होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? है ना, नोट करो इसको, देखो।